एक ज़माना था जब लोग किसी शख्स के गाने को सुनने के लिए रील वाली कैसेट लाते थे। आप लोगों को याद ज़रूर होगा कि एक ज़माना ये भी था जब रील वाली कैसेट आती थी, क्योंकि उस समय उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही उतना ज़्यादा कुछ ख़ास प्रोडक्ट्स गानों के लिए और गाना सुनने के लिए, ना ही कोई ऐप लॉन्च हुआ था इंडिया में। यानी 90 और 70 के दशक में जब भी किसी भी इंसान को किसी भी अपने फ़ैन के गाने को सुनने के लिए उसका मन होता था तो वो कुछ दिन वेट करता था, यानी उनकी गाने को सुनने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उसे इंतज़ार करना पड़ता था। इंतज़ार इसलिए करना पड़ता था कि 90 और 70 के दशक में इतनी कोई भी टेक्नोलॉजी और इतनी व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान की गाने तुरंत सुन सकता था। क्योंकि दोस्तों उस ज़माने में इतनी कठिनाइयाँ होती थी कि किसी भी गाने को रिलीज़ करने में भी कम से कम 2 से 3 महीने लगते थे। गाने को रिलीज़ होते होते 6 महीने हो जाता था, तब भी फैंस जिस भी सिंगर वो गाना गाता था, कोई भी सिंगर की किसी भी गाने रिलीज़ किया जाता था तो पब्लिक उसे सुनने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने और लेते थे। क्योंकि 3 महीने गाने बनने में लग जाते थे, क्योंकि 3 महीने इसलिए लगता थे उस समय में उतने कुछ खास व्यवस्था नहीं होती थी। गाने को रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा मजबूरी होती थी, बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, और जितने भी गायक कलाकार होते थे उनको भी चिंता होती थी कि आज के ज़माने में मेरे गाने चले या ना चले। क्योंकि उस ज़माने में उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, उतनी ज़्यादा सब सारी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, ना ही वो अपने गाने का प्रमोशन कर सकते हैं। आज के ज़माने में क्या होता है कि किसी भी गाने का पहले सबसे ट्रेलर ही रिलीज़ किया जाता है, यानी गाने का भी ट्रेलर रिलीज़ कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फ़िल्म के ट्रेलर रिलीज़ होते हैं, लेकिन आज इस ज़माने में और इस नए जनरेशन में आज मूवी की जगह पे गाने के भी ट्रेलर रिलीज़ किए जाते हैं, जिससे कि गाने का प्रमोशन हो जाता है और ज़ोर शोर से उसकी प्रचार होने लगती है और लोग उसे ज़्यादातर सर्च करने लगते हैं, और सर्च करने के कारण ही उनकी ट्रेलर लॉन्चिंग होते ही 1 नंबर ट्रेंडिंग, 2 नंबर ट्रेंडिंग पे आने लगती हैं। वहीं कुछ सालों पहले, यानी 50 साल 70 साल पहले, जब कोई भी इंसान सिंगर बनना चाहता था तो उसके मन में एक ख्याल ज़रूर आता था कि क्या मैं सिंगर बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ, या यूँ ही मैं अपने सपने सजाए हुए बैठा हूँ और मुंबई में जाकर क्या मैं एक सफल नेता और एक अच्छा खासा गायक कलाकार बनूँगा। लेकिन आज के ज़माने में वहीं जो भी इंसान अपने गाने को रिलीज़ करना चाहता है, 5,000, 6,000, 8,000, लगभग 8,000 तक उसकी गाने रिकॉर्डिंग कर दी जाती हैं और यूट्यूब चैनल पे वो अपनी गाने को प्रोवाइड कर देता है। यानी अपने यूट्यूब चैनल खुद की नाम से बनाकर या किसी भी एक यूनिक नाम से चैनल बनाकर अपने गाने को रिलीज़ कराता है, और रिलीज़ कराने के बाद 7 से 8,000 में उसको जो भी उसे फैशनलिटी वाले गाने चाहिए, उसको जो भी रिंगटोन जो भी चाहिए उसे मिल जाते हैं, और फिर वो अपनी पर्सनल आईडी पे, यानी यूट्यूब चैनल आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस है, उस पर वो अपलोड कर देता है। और आज के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा चलन चल चुका है। वहीं कुछ सालों पहले ये सब नहीं था, और बहुत से सारे अच्छे अच्छे कलाकार, उदित नारायण, अलका याग्निक और सोनू निगम, बहुत से सारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स और अच्छे अच्छे गायक कलाकार ये सब टेक्नोलॉजी नहीं पा चुके थे, वरना आज वो और ही आगे होते। लेकिन फिर भी बिना टेक्नोलॉजी के ही, बिना इन सब चीज़ों की ही अच्छी खासी व्यवस्थाओं के वजह से, ना मिलने की वजह से भी वो आज हम लोगों के लिए एक अच्छे खासे मार्गदर्शक बने हुए हैं, और आज उनके गाने लगातार हम लोग सुन रहे हैं, और वो हमारे लिए आज भी अच्छे खासे आदरणीय माने जाते हैं और एक अच्छे खासे सेलिब्रिटी माने जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त श्रवण यादव। स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की और एक ऐसे बेस्ट कलाकार की और एक अच्छे खासे अभिनेता, एक्टर, कुछ भी बोल दीजिए, वो सभी कैटेगरी में एक अच्छे खासे शानदार स्टार लग रहे थे।
और स्टार इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनकी गानों में जो आवाज़ है आज के इस जनरेशन की किसी भी कलाकार, किसी भी सिंगर में मुझे लगता है नहीं हो सकता है। आप लोगों ने मूवी तो बहुत से सारी देखी होंगी, बहुत से सारे मूवियाँ देखी होंगी, लेकिन जो मूवी में गाने आते हैं, जो मूवी में सीन प्ले करता है, उस ही सीन से मूवी हिट होती है। यानी या फिर मूवी में कोई ऐसा सीन आ जाएगा जिसकी वजह से मूवी हिट हो जाएगी, या फिर मूवी ही फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि आज के जनरेशन में क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर मूवी देखता है तो उसे बस एक ही चीज़ चाहिए, या फिर उसे सॉन्ग अच्छा लगे, या फिर उसे एक्टिंग अच्छा है, या फिर उसे पुरानी रीति रिवाजों के द्वारा बनाए गए प्रथा पे भी फिल्म बने। आज की जनरेशन में लोग क्या करते हैं कि कोई भी मूवी आती है तो सबसे पहले उसके गाने को पसंद करते हैं। अगर गाना पसंद नहीं आया तो उन्हें कुछ और ही पसंद आ जाता है। अगर गाना भी पसंद ना आए तो उन्हें कुछ ऐसा यूनिक चाहिए जो कि मूवी में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी चीज़ को या किसी मसालेदार सब्ज़ी को बनाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं डालिएगा तो आपकी सब्ज़ी जो है एकदम बेकार लगेगी। उसी तरह आज के जनरेशन में मूवी में हो चुका है। अगर आप मूवी में कुछ अच्छी खासी क्वालिटीज़ की या किसी भी चीज़ की ऐसी चीज़ या कोई भी अच्छी दुर्घटना या अच्छी खासी परिस्थिति वाली मूवी या किसी भी ऐतिहासिक मूवी या किसी भी कहानी पर अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपकी मूवी नहीं चलने वाली है। क्योंकि साउथ में देखिए अच्छी खासी मूवियाँ आती हैं जो कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई गुना आगे हो चुकी है। आज की जनरेशन में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर मानी जाती है तो बॉलीवुड से भी ज़्यादा इंडस्ट्री साउथ इंडस्ट्री को लोग मानते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी खासी फिल्में आती हैं, अच्छी खासी एक्शन फिल्में आती हैं, लव स्टोरी मूवीज होती हैं। तो दोस्तों आज के जनरेशन में लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं जो सबसे ज़्यादा दिखता है और अच्छी खासी क्वालिटीज़ की आते हैं। लोगों ने क्या खूब कहा है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो ये बात सच है। आज की जनरेशन में यही होता है और हमारे जैसे नए युवक ऐसे ही चीज़ को पसंद करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने मूवी देखा होगा और मूवी में बहुत से सारे गाने आते हैं, लेकिन कुछ 90 और 80 के दशक की मूवियाँ ऐसी होती थी कि उसमें ऐसे ऐसे गाने होते थे कि जो भी युवक गाने को सुनता था वो खुश हो जाता था। कितना भी डिप्रेशन में इंसान क्यों ना हो, वो खुशी हो जाता था। तो हम बात करें नुसरत फ़तेह अली खान सर की, जो कि एक अच्छे खासे स्टार थे। उनके पिता का नाम फ़तेह अली खान और उनका जन्म 14 अक्टूबर सन 1978 में पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। दोस्तों एक अच्छे खासे पाकिस्तानी इंसान थे, लेकिन फिर भी जब उनका जन्म हुआ तो उसी टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो गया, जिसकी चपेट में नुसरत फ़तेह अली खान के सारे फैमिली आ गए और उन्हें अचानक तुरंत पाकिस्तान जाना पड़ा। दोस्तों उसी समय सन 1978 में उनका जन्म हुआ और उसी टाइम इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और उसी बंटवारे की चपेट में नुसरत फ़तेह अली खान के सभी फैमिली आ गए और उन्हें फ़ौरन हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ उनकी पालन पोषण हुआ, उनकी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई हो, एक अच्छी खासे उनकी पिताजी पेपर यानी अखबार जो भी हम पढ़ते हैं आज के डेट में आती है। सुबह सुबह हर कोई इंसान उठता है, ब्रश करता है, फ्रेश होता है, चाय पीता है और मूड बनाकर एक जगह पे शांत बैठकर पेपर पढ़ने लगता है। उसके एक अच्छे खासे व्यापारी थे और उनके पूर्वज बहुत पहले अच्छे खासे वो गज़ल गाया करते थे। यानी फ़तेह अली खान सर के जो भी पूर्वज दादा परदादा थे, बहुत सालों पहले उनकी जितनी भी पीढ़ियाँ थी वो एक अच्छे खासे गायक हुआ करते थे, एक अच्छे खासे ढोलक यानी एक अच्छे खासे कव्वाल थे, एक अच्छे खासे कव्वाली थे और कव्वाली जैसी गाने गाते थे। एक अच्छे खासे उर्दू मीडियम से जितने भी गाने आते हैं, गज़ल और जितने भी हर चीज़ आते हैं वो उसके एक अच्छे खासे स्टार हुआ करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया, नुसरत फ़तेह अली खान भी सर बड़े हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई एक अच्छे खासे उर्दू मीडियम स्कूल से हुई और उनकी चाहत थी कि मैं एक अच्छा खासा गायक बनूं, यानी एक अच्छा खासा गज़ल वाला स्टार बनूं और आज के डेट में सबसे ज़्यादा गज़ल सुना जाता है। लेकिन उनके पिता फ़तेह अली खान की इच्छा थी कि एक अच्छे खासे नुसरत फ़तेह अली खान डॉक्टर बने, उसके बाद इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, हाई कोर्ट के वकील, जज, ऐसे बड़े पदों पे उन्हें वो देखना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते थे पिता और बेटे में और उनके पिता फिर एक दिन बोले, बेटा झगड़े और लड़ाई करने से रिश्ते में दरार होती है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और किसी का भी बाप दोस्तों आज के ज़माने में ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे जाए और किसी का बाप ये भी नहीं चाहता कि मैं जिस राह पे बताऊँ उस राह पे मेरा बेटा ना जाए और दूसरी राह पे जाए। क्योंकि जब भी किसी का बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता है तो उस बाप पे क्या बीतती होगी ये आप लोग ज़रूर सोचते होंगे। लेकिन नुसरत फ़तेह अली खान सर इस सब चीज़ों को नहीं सोचते थे। उनका एक ही फोकस था कि मैं एक अच्छा खासा गज़ल स्टार बनूंगा। फिर उसके बाद हर किसी पिता की चाहत होती है कि अपने बच्चे की चाहत को पूरा करना।
फिर उसके बाद फ़ैज़ अली खान सर नुसरत फ़ैज़ अली खान सर की चाहत को पूरा करते हैं, यानी उनकी जो भी डिमांड होती है उसे एक मजबूर पिता होने की वजह से वो पूरा करते हैं और कुछ चंद पैसे देकर उन्हें मुंबई भेज देते हैं। नुसरत फ़ैज़ अली खान सर मुंबई जाते हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सारे लोगों की गालियाँ सुना, फुटपाथ पे सोया और ओरा पाव जैसी चीज़ें खाकर मुंबई में रहा और बारिश के दिनों में मैं बाहर सोया और एक अच्छी खासी मेरे पास फ्लैट नहीं थी ना एक अच्छी खासी घर थी, लेकिन फिर भी मैं अपने सपने को पूरा किया। वहाँ जाने के बाद मुंबई जब वो चले गए तो वहाँ उनकी ज़्यादा कुछ पहचान नहीं थी और वहाँ पहचान ना होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर वो अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माने और वह धीरे धीरे वहाँ रिहर्सल करने लगे और वहाँ कुछ दोस्त भी उनके बने जो कि उन्हें सपोर्ट किया और बोले कि दोस्त तुम एक अच्छे खासे स्टार जरूर बनोगी, आप लगातार मेहनत जरूर करते रहिए। फिर उसके बाद मुंबई में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया और उनका स्ट्रगल मेहनत जो था रंग लाया। फिर उसके बाद उन्हें बॉलीवुड के बहुत से सारे एक्टर, बहुत से सारे गायक कलाकार, बहुत से सारे लिरिक्स यानी जो भी गाने लिखते थे और बॉलीवुड के सबसे महान हस्तियाँ नदीम खान और समीर जैसे बड़ा गाने लिखने वाले अच्छे खासे एक्टर मिले और फिर उसके बाद उन्हें एक अच्छे खासे फिल्म में गाना गाने का मौका मिलता है। यानी 1970 और 80 के दशक में एक मूवी आता है जिस मूवी में नुसरत फ़ैज़ अली को काम मिलने वाला था। यानी नुसरत फ़ैज़ अली सर ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं करते थे, तो एक अच्छे खासे स्टेज शो करते थे, सिर्फ गज़ल ही गाते थे। लेकिन नदीम और समीर के मिलने के बाद जब उन्हें लगा कि हाँ इन लोगों से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो फिर उसके बाद उन्होंने हाँ कर दिया। और 80 और 90 के दशक में मूवी आ रहे थे जिस मूवी का नाम था धड़कन। धड़कन मूवी में एक गाना था दूल्हे का चेहरा तो सुहाना लगता है। इस तरह के कुछ लिरिक्स थे जो कि नदीम सर ने लिखा था और नदीम सर और समीर सर मिलकर इस गाने को प्रोवाइड करना चाहते थे, यानी प्रूव करना चाहते थे कि अच्छी खासी एक मूवी है। और जब कभी भी किसी भी घर में शादियाँ होती है तो आज भी इस गाने को बजाया जाता है कि दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। फिर उसके बाद नुसरत फ़ैज़ अली खान सर इस गाने को गाने से मना कर दे क्योंकि उन्हें बाहरी गाना पसंद नहीं थे और ना ही उन्हें अच्छी खासी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, उन्हें गज़ल अच्छी खासी गाना आता था। फिर उसके बाद उन्हें किसी तरह एडजस्ट किया गया और उन्हें मनाया गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक वेट किया और वेट करने के बाद उस समय उन्होंने जितने भी गाने गाए थे सभी सुपरहिट थे। एक अच्छी खासी इमोशनल और सैड वाली गाने होने चाहिए था। एक लड़की अपने घर विदा होकर जाने वाली होती है और उसी समय वो एक गाना लिखते हैं जिस गाने का नाम होता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। और वो गाना एक ऐसे इंसान से वो लोग गंवाना चाहते थे। दूल्हे का चेहरा सुहाना वाला गाना था जो कि वो लोग एक ऐसे स्टार से गंवाना चाहते थे कि उसकी आवाज़ में ऐसा जादू हो कि उसकी दर्द भरी आवाज़ को सुनकर हर किसी इंसान की आंखों में आंसू आ जाए, और वो इंसान थे नुसरत फ़ैज़ अली खान। फिर उसके बाद किसी तरह नुसरत फ़ैज़ अली खान सर मान जाते हैं और समीर और नदीम मिलकर बहुत से सारे जितने भी गाने बनाने वाले मेंबर थे, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी गाने उन्होंने किए थे धड़कन मूवी के अंदर जो भी प्ले होने वाले थे सब गाने रिकॉर्ड हो गए थे। एक ही गाना बचा था जिस गाने का नाम था दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, और इस गाने को गाने के लिए नुसरत फ़ैज़ अली खान सर ने मना कर दिया था। फिर भी किसी तरह से वो एडजस्ट हो गए, गाना गाने के लिए राजी हो गए। फिर उसके बाद इस गाने को बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी में रिलीज करना था, यानी बहुत ही अच्छी खासी दमदार आवाज़ में रिकॉर्ड करना था। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और नदीम और समीर सर ने लंदन से एक इंसान को बुलाया जो कि एक म्यूजिकल स्टार था, यानी म्यूजिकल स्टार था, उसे गानों का बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान था। नुसरत फ़ैज़ अली खान सर को रिहर्सल कराता था और लगातार 10 से 15 दिन गाना, इसी गाने को सिर्फ एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए 15 दिन रिहर्सल कराया गया। और नुसरत फ़ैज़ अली खान सर ने फिर इस गाने को गाना स्टार्ट किया। और जब इस गाने में आप सुनेंगे, जब इस गाने के लास्ट में एक मुखड़ा होता है, मैं तेरी बाहों की झूल में पली बाबुल, आपने इस मुखड़े को जरूर सुना होगा। जब भी ये मुखड़ा आता है, मैं तेरी बाहों की झूल में पली बाबुल, जब लड़की अपने पिता के गले लिपट कर इस गाने को गाती है, यानी जब इस गाने को प्ले करती है और इस मुखड़े को गाती है मैं तेरी बाहों की झूलों में पली बाबू, तब हर कोई इंसान रो देता है। और उसी समय जब नुसरत फ़ैज़ अली खान सर इस गाने को रिकॉर्ड करे तो इसी जब भी ये मुखड़ा आता था वो इस मुखड़े पर रोने लगते थे। करीब 150 से लेकर 200 बार उन्होंने रोया और लोगों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इस गाने को मैं नहीं गा सकता हूँ। फिर उसके बाद समीर और नदीम ने बोला कि सर प्लीज़ गा दीजिए, और फिर उसके बाद समीर और नदीम के कहने के बाद फिर उन्होंने इस गाने को गाया। और फिर गाना गाते ही जब ये मुखड़ा आता था मैं तेरी बाहों की झूल में पली बाबुल,
फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते थे। और वहाँ जितने भी स्टूडियो में लोग थे और वहाँ जितने भी थे वो सब उत्साहित नहीं थे, उत्साह नहीं मना रहे थे, यानी उत्सव का माहौल नहीं हो रहा था और वहाँ एक दुखी का माहौल हो गया था। क्योंकि जब भी इस मुखड़े को आता था तो नुसरत फ़तेह अली खान सर रोने लगते थे। फिर उसके बाद रोने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं और मैं इतने दिनों से बाहर हूं और मैं जब इस गाने को गाता हूं तो मेरी बेटियां याद आ जाती है और इसलिए मैं इस गाने को नहीं गा सकता हूं। फिर उसके बाद कुछ तरह से उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया और इस गाने को बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर भी लोगों ने कहा सर आज इस गाने को आप कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर आज नदीम और समीर ये गाना हुआ तो हुआ वरना फिर मुझसे नहीं होगा। फिर किसी तरह से फाइनली वो गाना रिकॉर्ड किया गया और मूवी में जो भी गाने से सब ब्लॉकबस्टर हुए और सबसे ज़्यादा अगर किसी गाने को पसंद किया गया तो सबसे ज़्यादा इसी गाने को पसंद किया गया, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। ये गाना भी सुपर हिट हुआ और मूवी भी सुपर हिट हुई और बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार थे सभी ने नुसरत फ़तेह अली खान सर की तारीफ़ की। आज जब कभी भी किसी भी बाप की बेटी विदा होकर अपने घर जाती है तो ये गाना ज़रूर लोग बजाते हैं और एक अच्छी खासी दर्द भरी आवाज़ से इस गाने को सुनते हैं। तो दोस्तों अगर आप नुसरत फ़तेह अली खान सर के एक अच्छे खासे फ़ैन हैं और धड़कन मूवी देखा है और नहीं देखा तो आप लोग धड़कन मूवी एक बार ज़रूर देखिए और इस गाने को ज़रूर सुनिए, आपको एक सैड वाला फील ज़रूर आएगा। तो दोस्तों अगर आप नुसरत फ़तेह अली खान सर के एक अच्छे खासा फ़ैन हैं तो जाके फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल PM जैसन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हर शाम ऐसे ही मैं वीडियो 7:30 बजे अपलोड करता रहूँगा। और मुझसे इस वीडियो में कोई भी भूल चूक हुई मुझे अपना छोटा भाई यार दोस्त समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो नुसरत फ़तेह अली खान सर अपने गानों की वजह से बहुत ही सारे फिल्म अवार्ड जीते हैं, बहुत से सारे बेस्ट अवार्ड जीते हैं गानों के लिए। तो दोस्तों अगर आप नुसरत फ़तेह अली खान सर के एक अच्छे खासे फ़ैन हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।